आज का एपिसोड पार्ट 2 है। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। अंग्रेज फ्रांसीसी व अन्य यूरोपियों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसके लिए उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए, आइए उन्हें जानें। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर प्रांतीय एवं क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। इनमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा प्रमुख थे। मुगल बादशाह का नियंत्रण नाम मात्र का रह गया था। इसी सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व में उपनिवेशों व व्यापार से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों तक निरंतर युद्ध होते रहे। दोनों देशों के व्यापारी इतने अमीर हो गए थे कि वे अपने अपने देश के शासन में भी इनका बोलबाला था। यहाँ तक कि इंग्लैंड और फ्रांस के राजा अपने अपने देश की कंपनियों का पूरा समर्थन करते थे और उन्हें मदद देते थे। उपनिवेश राज्य क्या है और यह दूसरे देश की उन्नति में किस प्रकार सहायक होते हैं, आइए इसे भी जान लेते हैं। जब एक देश के लोग किसी दूसरे पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, तब दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। यानी कि जब कोई अन्य देश किसी अन्य देश पे अपना वर्चस्व स्थापित कर ले, अपना दबदबा बना ले, तो वह देश उसका उपनिवेश राज्य बन जाता है। यहाँ राज्य से आशय देश से है। पहला राज्य दूसरे राज्य का सर्वे सर्वा मुख्य देश बन जाता है। मुख्य देश उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करता है, जिससे मुख्य देश उन्नति करता चला जाता है, जबकि उपनिवेश अवनति की ओर आने लगता है। यानी दूसरे देश उपनिवेश की ओर आने लगता है। इसके बाद है भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया, भारत को ही क्यों चुना उन्होंने। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लग गए थे, अतः वह भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे। साथ ही इंग्लैंड अपने यहाँ बना सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान भारत को ऊंचे दाम में बेचना चाहता था, जिससे वे भारत में बुना कपड़ा यूरोप में बेचकर मालामाल होते रहे। वे भारत में कई ज़रूरी फसलें उगवाकर उन्हें दूर दूर बेचते थे, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय और कहवा। उन्होंने व्यापार की ये सब चीज़ें लाने व ले जाने के लिए भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल लाइनें और सड़कें बिछवाना भी शुरू किया। इसके लिए वे लोहा, कोयला आदि खनिजों की खदानें खोदना चाहते थे। वह जंगल बिछाना भी शुरू किया। वह जंगल से लकड़ी का व्यापार करना चाहते थे। यह सब करने के लिए उन्हें भारत में जगह जगह अपने अधिकारी रखने और भारत के लोगों पर अपना नियंत्रण बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। यानी कि उद्योगों को बढ़ाने के लिए कि किन तरीके से उद्योगों को बढ़ाया जा सकता है, उद्योगों को बढ़ाने में जिन जिन सामानों का और आधुनिक चीज़ों का, आधुनिक यंत्रों का, लोगों का जो ज़रूरत पड़ती है, इसकी होड़ को ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाती थी और इन फसलों को सस्ते दामों में खरीदकर अपने जहाज़ों से इंग्लैंड के कारखानों में भेजती थी। अंग्रेज़ इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल जैसे कपास से कपड़ा, चाय पत्ती, कपड़ा रंगने के लिए तैयार नील आदि जहाज़ों के माध्यम से भारत एवं यूरोप में अधिक दाम में बेचते थे। उन्होंने व्यापार की यह सब चीज़ें
लाने व ले जाने के लिए रेलवे लाइन, सड़कें, दूरसंचार आदि की व्यवस्था की। इससे व्यापार में तेजी आई और उनका दिन प्रतिदिन मुनाफा बढ़ता गया। यानी कि जो अंग्रेज़ जो थे, इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल जैसे कपड़ा, चाय पत्ती, कपड़ा रंगने के लिए नील, ये सब चीज़ें भारत एवं यूरोप में अधिक दाम में बेचते थे और इसे ले आने और ले जाने के लिए वे सड़कें, रेलवे और दूरसंचार आदि की व्यवस्था, जहाज़ों के माध्यम से ये सारी चीज़ें व्यापार करते थे। यह सब करने के लिए उन्होंने भारत में अपने अधिकारी रखे और भारत पर अपना वर्चस्व कायम किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लंबे समय तक लड़ती रही। एक कंपनी इस कोशिश में रहती कि दूसरे को भारत से खदेड़ कर निकाल दे। इसके लिए दोनों ही कंपनियां अपने अपने देश इंग्लैंड व फ्रांस से सैनिक बुलवाने लगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। दूसरी ओर डुप्ले ने फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व किया। भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना, भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने में और एक दूसरे पर हमला करने में लगे रहते थे। इनमें उत्तराधिकार संबंधी युद्ध भी होते थे और वे इन विदेशी कंपनियों की सहायता लेने में नहीं हिचकिचाते थे। यानी कि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी हमारे हिंदुस्तान वासियों की कमी है कि यहाँ के जो राजा महाराजा थे वे अपने में ही लड़ते रहते थे और ऐसा करने में उन्हें समय नहीं मिलता था। वे इन आक्रांताओं और जो ये अंग्रेज़ी ताकत आए, सबसे बड़ी देन इन्हीं सब राजाओं की रही कि वे अपने घर में ही युद्ध करते रहे। वे कभी इनसे खुल के मुकाबला किए ही नहीं। ये अपने उत्तराधिकारियों से ही लड़ते रहते थे राज्य गद्दी पाने के लिए। अगर कंपनी किसी राजा या नवाब के साथ देने का तैयार हो जाती और अपनी सेना उसके लिए लड़ने भेज देती तो उस राजा या नवाब की ताकत बहुत बढ़ जाती। यूरोपीय सेनाओं का बड़ा दबदबा था। यूरोपीय सेना के पास बेहतर नौसेना, तोपें और बंदूकें थी। यूरोपीय सैनिक नियमित अभ्यास, परेड और ड्रिल के साथ अनुशासित भी थे। इन विशेषताओं के कारण यूरोपीय सेना का पलड़ा भारतीय सेनाओं से भारी रहने लगा। राजाओं की सैनिक ताकत बढ़ने के बदले कंपनियां उनसे व्यापार की कई रियायतें ऐंठने लगी। राजा कंपनी की सैनिक सहायता के बदले में उसे बहुत धन भेंट देते थे। यह धन कंपनी के व्यापार के काम आता था। कई बार अपनी कंपनी राजा से उनके राज्य का एक बड़ा इलाका भेंट ले लेती थी। उस इलाके के गांव, शहरों से कंपनी लगान वसूला करती थी और लगान से मिले धन से व्यापार करती थी। इस तरह मिले धन से कंपनी अपनी सेना का खर्चा भी चलाने लगी। भारत में ज़मीन लेकर इन कंपनियों ने अपनी अपनी कोठियाँ की किलेबंदी भी की और भारत में एक दूसरे से कई युद्ध लड़े। इनके द्वारा दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में 1746 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच 3 युद्ध लड़े गए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। अंत में 1760 ईस्वी में वाडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेज़ों से परास्त हो गए और सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित रहे। सेंट जॉर्ज फोर्ट, मद्रास। राजाओं और नवाबों को अंग्रेज़ों से खतरा। कंपनी को भेंट देने और उसकी सेना का खर्चा उठाने में भारतीय राजाओं का बहुत बोझ पड़ने लगा। राजा या नवाब व्यापार के खिलाफ नहीं थे, परंतु वे अपने राज्य में किसी और की सैनिक ताकत नहीं बढ़ने दे सकते थे। उन्होंने कंपनी की सैनिक ताकत पर रोक लगाने की कोशिश की। अस्त्र शस्त्र, सैनिक बल
वह किलेबंदी के सहारे होने वाला व्यापार कोई साधारण व्यापार नहीं रहा। भारत के राजाओं और नवाबों को यह बात बड़ी खतरनाक लगी कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेनाएं रखें, युद्ध लड़ें, किले बनाएं और अपनी सैनिक शक्ति को धाक जमाएं। वे कंपनी की दूसरी बातों से भी परेशान रहते थे। यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो और महत्वपूर्ण ज्ञान को यहीं पे रोक रहा हूँ। इसका नेक्स्ट एपिसोड पार्ट में आएगा, ज़रूर आएगा और जल्द ही आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।